गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है थिंग्स अराउंड अस। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ मेनली हम लोग पढ़ेंगे कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, लिविंग थिंग्स क्या होती है एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, we see many things around us. Some of these can walk, others can't. Some can see, others can see. Some can speak, others can't. What makes things different? The most important thing which makes difference is life. The thing which have life in them are called as living things. यानी कि स्टूडेंट्स, कोई कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास जो मूव कर सकते हैं, जो नहीं मूव कर सकते। कोई देख सकता है तो कोई नहीं देख सकता है, कोई बोल सकता है तो कोई नहीं बोल सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स इनके अंदर सबसे मेन डिफरेंस क्या है, हमारा लाइफ का। ओके, एंड जिनके अंदर बच्चों लाइफ होती है वो कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर लिविंग थिंग्स होती है। नेक्स्ट देखिए, द थिंग विच डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड एज नॉन लिविंग थिंग्स। बच्चों जिनके अंदर लाइफ नहीं होती उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखिए, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स एंड ऑल द मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो स्टूडेंट्स हम जो है, ओके, यानी कि ह्यूमन बींग्स हम, ओके, एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या है, लिविंग थिंग्स है, जबकि जो भी हमारी मैन मेड चीज़ें हैं, मैन मेड थिंग्स है, वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट देखिए, कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब बच्चों इनमें क्या क्या कॉमन फीचर्स होते हैं जो नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के अंदर सेम होते हैं। देखिए, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन फीचर्स. All of them have mass, shape, structure, and they both occupy space. All living and non-living things are made up of structural units. A molecule is a structural unit of non-living thing. Similarly, a cell is a structural unit of living things. Okay, students, like molecule, we cannot see a cell with our naked eyes, and we need a microscope to see them. तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको क्या बोला गया है कि जो हमारी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं इनके अंदर कॉमन फीचर्स होते हैं। कौन कौन से, उनके पास मास होता है, शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, और वो सारी की सारी चीज़ें जो है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे इनकी बेसिक यूनिट क्या होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट। देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स की होती है मॉलिक्यूल एंड लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनकी होती है सेल। ओके स्टूडेंट्स, तो इनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप की। आप सबको पता है स्टूडेंट्स। अब चलिए, बट हाउ कैन वी नो दैट अ थिंग हैज़ अ लाइफ इन इट और नॉट। तो स्टूडेंट्स हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कोई जो थिंग है उसके अंदर लाइफ है या नहीं है। फॉर दिस वी शुड अंडरस्टैंड सम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लिविंग थिंग्स के हम लोग कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स। लिविंग थिंग्स एग्जिबिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर कॉमन टू ऑल ऑफ देम। लेट अस नो दीज फीचर्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट फीचर क्या है, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। बच्चों जो लिविंग थिंग्स है वो सेल की बनी हुई होती है। देखिए, the body of all living organisms is made up of cells. It is the smallest and structural and functional unit of life. On the basis of number of cells, animals can be classified as unicellular and multicellular. Amoeba, paramecium, and yeast have single cell which they use to carry out all the functions of a living being and are called as unicellular. Plants, animals, and human beings have millions of cells in their body and are called as multicellular. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपको क्या बोला गया है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी सेल्स से बनी हुई होती है। उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है, बॉडी की सेल। ओके, एंड जो सेल है बच्चों वो क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास अगर हम लोग नंबर के बेसिस पर डिवाइड करें एनिमल्स को, तो वो दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है हमारा यूनिसेल्यूलर सेल, सेकेंड है हमारा मल्टीसेल्यूलर सेल। तो स्टूडेंट्स, यूनिसेल्यूलर सेल्स क्या होते हैं या फिर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है तो उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल क्या क्या है, अमीबा, पैरामीशियम एंड यीस्ट। ओके, अब बच्चों हम जो हैं, ओके, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर खूब सारी सेल्स होती है, मिलियंस ऑफ सेल्स होती है। इसीलिए हमको क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्यूलर, जिनके अंदर एक से ज़्यादा या फिर दो से ज़्यादा सेल्स होती है, खूब सारी सेल्स होती है। नेक्स्ट देखिए, a group of similar cells that perform a particular function form a tissue. A group of tissues which perform one or more functions in a body forms an organ. A group of organs interacting with one another to perform a particular life process forms an organ system. Many organ systems together perform
फॉर्म एन ऑर्गेनिजम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको बोला गया है कि जो हमारी सेल होती है वो मिलके बनाती है टिश्यू, एंड टिश्यू मिलके बनाते हैं हमारे ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन मिलके बनाता है एक ऑर्गन सिस्टम, एंड इस पूरे ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ क्या दे रखा है, एक अमीबा का पिक्चर दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अमीबा किसका एग्जाम्पल है? एक यूनिसेल्यूलर सेल का एग्जाम्पल है, हमें पता है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको दे रखा है पैरामीशियम, फिर दे रखा है यीस्ट। तो बच्चों ये किसका एग्जाम्पल है? हमारे यूनिसेल्यूलर सेल्स के। जबकि बच्चों प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये किसका एग्जाम्पल है? हमारे मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के। नेक्स्ट देखिए, लिविंग थिंग्स ग्रो। तो बच्चों लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो भी करती है। यू लुक डिफरेंट नाउ देन व्हेन यू वर अ बेबी। योर हाइट एंड वेट हैव इंक्रीज्ड इन अ फ्यू ईयर्स. You will become an adult. All living things grow and change. Ultimately, they grow old and die. Non-living things do not grow. तो स्टूडेंट्स, जो लिविंग थिंग्स होती है वो हमेशा ग्रो करती है। आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए, जब आप छोटे थे तब आप अलग दिखते थे, अभी जब आप हो ओके तो आप अलग दिखते हो। तो बच्चों ये किसका एग्जाम्पल है कि जो लिविंग थिंग्स होती है वो ग्रो करती है, जबकि बच्चों जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो ग्रो नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ इज अ नेचुरल इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एज इट मेच्योर्स. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शोज ग्रोथ. तो बच्चों यहाँ आपको ग्रोथ की डेफिनेशन दे रखी है, ग्रोथ इज अ नेचुरल इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एज इट मेच्योर्स. यानी कि बच्चों ग्रोथ क्या है? एक नेचुरल इंक्रीज है उसकी साइज के अंदर जैसे जैसे वो मेच्योर होता है। ओके, कौन? लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब देखिए बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे ग्रोथ को शो करते हैं. ड्यूरिंग सम टाइम द ग्रोथ इज फास्ट एंड कैन बी easily noticed. After some time growth is very slow and hardly noticeable. A baby grows to become a human being. A puppy grows to become a dog. A kitten grows to become a cat. A chicken grows to become a hen. A cub grows to become a lion, tiger. And a seed grows to become a plant. A tree grows throughout its life, but animals usually stop growing when they reach a certain age. तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये जो आपको 2 पैराग्राफ्स दे रखे हैं, इनके अंदर आपको क्या बताया गया है कि जो हमारी ग्रोथ होती है वो नेचुरल इंक्रीज होती है साइज़ के अंदर जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको और भी क्या बता रखा है कि जो बेबी होता है वो छोटा होता है, बड़े होते ही ह्यूमन बीइंग बन जाता है। ओके, पपी डॉग के अंदर बदल जाता है, किटन कैट में चेंज हो जाती है, चिकन हैन में चेंज हो जाता है, कब लॉयन या फिर टाइगर के अंदर चेंज हो जाता है, और जो टाइगर होता है एंड जो सीड होता है स्टूडेंट्स वो एक प्लांट बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं ये अपनी पूरी लाइफ तक कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हैं। लेकिन जो बच्चों हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग एक एज तक आने के, यानी कि जब एक फिक्स्ड एज होती है उसके बाद में हम लोग ग्रो नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ आपको एग्जांपल दे रखा है, चाइल्ड ग्रोइंग इनटू एन अडल्ट एंड अ सैपलिंग ग्रोइंग इनटू अ प्लांट। तो यहाँ आपको एक्टिविटी दे रखी है, इसको आप लीव करिए। देखिए, लिविंग थिंग्स नीड फूड. अब बच्चों जो लिविंग थिंग्स है ओके उनको खाना चाहिए. वी हैव स्टडीड दैट ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. While plants prepare their own food, the animals depend on plants and other animals for their food. The plants are called as producers and animals are called as consumers. तो स्टूडेंट्स, ये consumers and producers क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड जो एनिमल्स होते हैं यानी कि हम लोग, एंड जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ओके वो सब किस पे डिपेंडेंट होते हैं? अपने खाने के लिए फूड के ऊपर, प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. तो हम लोग कौन है? कंज्यूमर्स हैं, एंड जो खाना बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर. ओके, मोस्ट प्लांट्स हैव अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड in their leaves, which enables them to make their own food using sunlight, carbon dioxide from the air and water from the soil. This is called as photosynthesis. तो बच्चों यहाँ आपको photosynthesis की definition दे रखी है कि photosynthesis क्या होता है. तो plants अपना खाना बनाते हैं किसकी मदद से? sunlight यूज़ करके, carbon dioxide यूज़ करके, and जो soil से water होता है उसको यूज़ करके. तो उसे हम क्या बोलते हैं? photosynthesis. Animals do not have chlorophyll. They cannot make their own food. They eat plants or other animals. Some plants such as mushrooms do not have chlorophyll and mostly grow on dead animals or plants and get their food from them. तो स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि मशरूम, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो ये दूसरे प्लांट से अपना खाना लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स से, डेड एनिमल्स से. द फूड इज़ यूज बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स टू गेट एनर्जी
which is used to perform different functions. Living things need food to grow, to remain healthy and to fight diseases. The process of living beings to obtain food and use it to get energy is called as nutrition. तो स्टूडेंट्स हम लोग खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए, ताकि हम सारे अपने काम कर सकें. ओके तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. देखिए, द प्रोसेस ऑफ लिविंग बींग्स टू ऑब्टेन फूड एंड यूज इट टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. तो ये आपको डेफिनेशन लर्न करनी है. आपको यहाँ ग्रोथ की डेफिनेशन भी दे रखी है. ग्रोथ इज अ नेचुरल इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज इट मैच्योर्स. एंड यहाँ आपको दे रखी है किसकी? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स रेस्पायर. अब बच्चों जो लिविंग थिंग्स है वो रेस्पायर भी करती है, यानी कि एनर्जी लेती है, उससे काम करती है, खाने से एनर्जी बनती है. रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, यूजिंग इट टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, लेकिन जो हमने ऑक्सीजन अंदर ली है उसको हम लोग यूज़ भी करते हैं एनर्जी बनाने के लिए अपने खाने से. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. अब देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर विच मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स डू रेस्पिरेशन. तो स्टूडेंट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे रेस्पिरेशन को करते हैं. ओके, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग. तो स्टूडेंट्स ये आपकी दो मेन डेफिनेशन है, रेस्पिरेशन की एंड ब्रीथिंग की, जिनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. तो रेस्पिरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन को अंदर लेना, उसको यूज़ करना अपने एनर्जी बनाने के लिए अपने खाने से, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. जबकि ब्रीथिंग क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेचर इज प्रोवाइडेड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द लैंड एनिमल्स, बर्ड्स एटसेट्रा ब्रीथ थ्रू लंग्स, अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू स्किन, फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, frogs can breathe through skin when in water and lungs when on land, and plants breathe through stomata, pores and leaves. तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको बता रखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अलग अलग तरह के, उनके पास अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए. जैसे कि जो लैंड एनिमल्स या बर्ड्स है वो कैसे ब्रीथ करते हैं? अपने लंग्स से. जो अर्थवर्म है वो स्किन से ब्रीथ करता है. फिश अपने गिल्स से ब्रीथ करती है. फ्रॉग्स जो है वो पानी के अंदर तो स्किन से करता है, लेकिन जब वो लैंड पे आता है तो वो लंग्स से ब्रीथ करता है. और जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा से क्या करते हैं? ब्रीथिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, मैमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स. द एयर एंटर्स थ्रू द नोज इनटू द विंड पाइप एंड गोज इनटू द लंग्स एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस देयर. द ब्लड टेक्स इन ऑक्सीजन एंड passes it through all the parts of the body, and carbon dioxide and water vapor is exhaled. The process of release of energy by the burning of food inside a body with the help of oxygen is called as respiration. तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको रेस्पिरेशन की अलग से मॉडिफाई करके एक नई डेफिनेशन बता रखी है. हम लोग क्या करते हैं? जो हम लोग एनर्जी निकालते हैं, ओके, अपने जो अपन ने खाना खाया उससे जब अपन एनर्जी निकालते हैं, ओके, उसका यूज़ करना, खाने को बर्न करके उसका यूज़ करना एनर्जी का, ओके, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. ओके स्टूडेंट्स, दोनों का मीनिंग एक ही है. तो स्टूडेंट्स हम लोग कैसे ब्रीथ करते हैं? सबसे पहले जो हमारा जो विंड पाइप होता है, जिसको हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं, ओके, उसके अंदर एयर जाती है. फिर ये जो एयर है यहाँ पे क्या होता है? ट्रैकिया के अंदर, लंग्स के अंदर क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है. ओके स्टूडेंट्स, CO2 का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का अंदर आना. ओके, तो ये गैसेस एक्सचेंज होते हैं. फिर ब्लड से ही हम लोग क्या करते हैं? हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स में ट्रांसफ़र होती है, और जो CO2 होती है वो हमारे नाक से वापस बाहर निकल जाती है, एक्सहेल हो जाती है. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, यहाँ आपको डायग्राम्स दे रखे हैं, तो आप इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा. ये बहुत ही इजी है. जो फिश है वो अपने गिल से ब्रीथ करती है. जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो स्टोमेटास होते हैं, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उनके ऊपर, लीव्स के ऊपर, उससे वो लोग ब्रीथ करते हैं. अब जो एनिमल्स होते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा नोज़. ये जो ट्रैकिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंड पाइप. यहाँ से एयर पास होती है, फिर लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है, ओके, एंड यहाँ से ऑक्सीजन CO2 ट्रांसफ़र होती रहती है. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट. अब वो जो लिविंग थिंग्स जो है वो अपना जो बॉडी का वेस्ट होता है वो भी बाहर निकालती हैं. वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी करती है. एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड अनअब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. तो स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन क्या होता है? हमारे बॉडी से जो वेस्ट निकलता है वो, ठीक है, उसको बाहर निकालना हमारी बॉडी से, और जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है उसको बाहर निकालना बॉडी से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन.
वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट रफेज हेल्प्स इन प्रोवाइड, बच्चों हमने पढ़ा है ओके हमारे कौन से चैप्टर में, जहाँ हमने देखा था कि हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब जो होते हैं ये हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने रफेज भी देखा था। रफेज क्या होता है, हमारे फाइबर्स जो हमें क्या करते हैं, हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हमारी बॉडी में से बाहर निकालने में बहुत हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इनको हमने और क्या बोला था, डाइटरी फाइबर्स भी बोला था। ओके स्टूडेंट्स, देखिए these unwanted or waste products are formed due to the life processes as digestion, respiration, etc. These waste need to be removed regularly from the body, otherwise they may harm the living beings. Animals excrete in the form of urine, sweat and feces, and birds excrete in the form of paste-like substance. Plants excrete unwanted gases through the stomata present on the leaf. Some plants remove the waste products as a secretions in the form of gum, latex, resin, ओके एटसेट्रा. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रीट एट ऑल. तो स्टूडेंट्स जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट भी करते हैं. ओके जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका जो एक्सक्रीशन होता है वो किस किस फॉर्म में होता है, यूरिन, स्वेट एंड फीसेस यानी कि स्टूल. ओके एंड जो बर्ड्स होते हैं उनके पेस्ट फॉर्म सब्सटेंस होता है, पेस्ट लाइक सब्सटेंस होता है. जबकि होते जो प्लांट्स होते हैं उनमें से अनवांटेड गैसेस निकलती है स्टोमेटा से. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो हमारी जबकि जो हमारी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो तो बिल्कुल भी एक्सक्रीट नहीं करती है. इसीलिए ये एक फीचर है जो नॉन लिविंग थिंग्स को और लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट करता है. ओके स्टूडेंट्स, एंड जो कुछ प्लांट्स है बच्चों वो अपना जो सिक्रीशन होता है जैसे कि गम, लेटेक्स, रेजिन, इनके फॉर्म में भी अपना एक्सक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. अब बच्चों स्टिमुलाई क्या होता है, देखिए स्टिमुलस प्लूरल स्टिमुलाई इज डिफाइंड एज समथिंग दैट कॉजेज अ चेंज और रिएक्शन. तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे ही जो हमारी निडल होती है, ओके जब सुई धागे वाली जो हमारी निडल होती है, जब भी अगर गलती से हमारा हाथ उस पर जाता है तो हमारा हाथ वापस से एक रिवर्स डायरेक्शन में वापस से आ जाता है. ओके तो वो क्या होता है, हमारा स्टिमुलस होता है, चेंज होता है. ओके living things respond to stimuli. Sometimes when you accidentally touch a hot object you immediately withdraw your hand. तो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल है इसका स्टिमुलस का कि जब भी हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लेते हैं जो बहुत गर्म होती है, उसको हाथ लगा देते तो हमारा हैंड अपने आप से वापस पीछे आ जाता है. ओके एंड जब भी सिमिलरली जब हमारे पास कोई ठंडी चीज़ होती है उस पर भी अगर हम लोग हाथ रखें तो वापस से हमारा हाथ पीछे आ जाता है, जैसे कि आइस. ओके स्टूडेंट्स, तो इस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलस. ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा कोई चेंज जो हमारे अंदर करे उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस. ओके स्टूडेंट्स, अ चेंज दैट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज स्टिमुलस और कॉज. क्लियर है स्टूडेंट्स? द इमीडिएट रिएक्शन टू एडजस्ट वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंज इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स और इफेक्ट. तो स्टूडेंट्स अब जब हम वापस जब रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे हमने हाथ लगाया गर्म चीज़ को, फिर जब वापस हमने रिस्पॉन्ड किया अपने हाथ को पीछे ला करके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स या फिर इफेक्ट. Okay, in the above example the hot object is stimulus and the withdrawal of hand is your response to the stimulus. बच्चों जो hot object है वो क्या था, हमारा stimulus, and जबकि जो हमारा response था वापस हमारा हाथ का पीछे आना जो था वो क्या था, हमारा response था stimulus की तरफ. Okay, all the living things respond to stimuli. It is easy to observe how animals respond to stimuli. To understand how plants respond to stimuli, let us do an activity. तो स्टूडेंट्स हम इस एक्टिविटी की मदद से क्या समझेंगे कि प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को. तो देखिए स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे, एक्टिविटी 7.2. Take 2 potted plants. Place one plant inside the room away from sunlight and another plant in the window from where sunlight comes. Leave the plants for 4 to 5 days and water both the plants regularly. You will observe that the plant kept in window slowly bends in the direction from where sunlight comes. This shows that plants also respond to the stimulus. The stimuli for the plant can be source of light, air, water, etc. तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको क्या दे रखा है, देखिए कि हमें यहाँ पे सबसे पहले 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, जिसके अंदर हमें एक को तो रखना है सनलाइट की तरफ एंड एक को थोड़ा सनलाइट से पीछे रखना है. ओके स्टूडेंट्स, जहाँ कम सनलाइट आ रही है यानी कि बहुत नेग्लिजिबल. ओके स्टूडेंट्स, तो अब बच्चों आप लोग क्या देखेंगे, 4 से 5 दिन बाद इनको रखने के बाद आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा जो मतलब ऐसा जो प्लांट था हमारा पॉटेड प्लांट जो धूप की तरफ नहीं था, सनलाइट की तरफ नहीं था, वो धीरे धीरे उसकी डायरेक्शन में बेंड होने लग जाता है. तो ये क्या है स्टूडेंट्स, एक तरह का रिस्पॉन्स है उसको स्टिमुलाई की तरफ. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ आपको एक और एग्जांपल दे रखा है, टच द लीव्स ऑफ माइमोसा, टच मी नॉट प्लांट.
Observe that the leaves of the plant will immediately droop themselves. Touch is the stimulus to which the sensitive plant responds by folding its leaves. तो स्टूडेंट्स ये जो एक प्लांट है टच मी नॉट प्लांट या फिर माइमोसा प्लांट जो हमको बोलते हैं, तो अगर हम इसकी लीव्स को टच करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसकी लीव्स को अपने आप ही फोल्ड कर लेता है, ड्रूप कर लेता है खुद को. तो ये क्या है, ये भी एक तरह का रिस्पॉन्स है इसको स्टिमुलाई की तरफ. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेंसिटिव टू वेरियस स्टिमुलाई एंड शो रिस्पॉन्स. तो बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी वेरियस स्टिमुलाई को क्या करते हैं, सेंसिटिव होते हैं एंड वो भी रिस्पॉन्स शो करते हैं. जैसे कि देखिए टेम्परेचर, लाइट, टच, हीट, साउंड, केमिकल्स एक्सेट्रा सम स्टिमुलाई टू विच दे रिस्पॉन्ड. तो बच्चों ये इतने सारे तरीके हमारे पास क्या होते हैं, स्टिमुलाई होते हैं जिनकी तरफ हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं. नेक्स्ट देखिए लिविंग थिंग्स मूव. अब बच्चों जो लिविंग थिंग्स होती है हमारी वो मूव भी करती है. देखिए बिफोर वी डिस्कस फर्दर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन. तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर ये पहले पढ़ रहे हैं ओके, तो इससे पहले हमें और क्या पढ़ना पड़ेगा, मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंसेस क्या होते हैं. वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर दैट वी कैन मूव अ बॉडी पार्ट्स एट अ प्लेस वेयर बोन्स आर जॉइंड टू ईच अदर एंड दिस इज कॉल्ड अ मूवमेंट. तो स्टूडेंट्स जब भी हम अपने जो बोन्स वगैरह बॉडी पार्ट्स होते हैं जब हम उनको मूव करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा मूवमेंट होता है. जबकि लोकोमोशन क्या होता है स्टूडेंट्स, वॉकिंग, रनिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग. ओके, एक प्लेस से दूसरी जगह पे अगर हम लोग वॉकिंग करके, रनिंग करके, फ्लाइंग करके, स्विमिंग करके जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको. वी ऑल कैन मूव एज वेल एज लोकोमोट. All animals move in search of food, shelter as well as to protect themselves from their enemies. However, plants are fixed at one place and they cannot change their place without the help of animals or human beings. So they cannot locomote. बट स्टिल प्लांट्स कैन मूव. तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको बता रखा है कि जो हम एनिमल्स होते हैं हम लोग इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते. सॉरी, वो मूव कर सकते हैं लेकिन वो लोकोमोट नहीं कर सकते हैं. वो वॉकिंग नहीं कर सकते, वो रनिंग नहीं कर सकते, वो स्विमिंग नहीं कर सकते. ओके स्टूडेंट्स, most of the plants remain fixed at one place and show movement. We have just seen that while responding to sunlight, the plant's stem bends towards it and the roots keep on getting deeper and deeper in the soil. Flowers and leaves of some plant fade away during night and blossom back during the day. तो स्टूडेंट्स क्या होता है, कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, दिन में फिर से ब्लॉसम कर जाते हैं एंड नाइट के अंदर वो मुरझा जाते हैं. तो स्टूडेंट्स ये भी क्या है, एक तरह का मूवमेंट है जो प्लांट्स शो करते हैं. नेक्स्ट देखिए द सनफ्लावर फेसेस द सन ड्यूरिंग द डे. अब जो सनफ्लावर्स, जो बच्चों सनफ्लावर होते हैं हमारे, वो सन को फेस करते हैं, यानी कि सन की तरफ इनकी डायरेक्शन रहती है डे के टाइम पे. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको कि प्लांट्स कैसे मूवमेंट करते हैं. So we can say that it is not necessary that all the living things locomote, but it is necessary that all the living things move. तो स्टूडेंट्स हमारी जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो मूव तो करती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो लोकोमोट भी करे. ओके स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल क्या है, जो ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग तो सब मूव कर सकते हैं, लोकोमोट भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो लोकोमोट नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ मूव कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्स शो करते हैं स्टिमुलाई को. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड.